नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना बिना किसी टिकट के आपको सीधे मिले। आइए आज की चर्चा में स्वागत करते हैं। आज एक समृद्ध पैनल है, बड़ा पैनल है, द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी और उसी के साथ धीरेन्द्र पुंडीर साहब, जिन्होंने बिहार के चुनाव को पग-पग न सिर्फ कवर किया है बल्कि नापा है। अभिषेक तिवारी की रिपोर्टिंग आप ग्राउंड लगातार देखते रहे हैं बिहार, तो मुझे लगता है कि पुंडीर साहब और अभिषेक तिवारी जी, इन दोनों के साथ अगर बिहार के दोनों फेज के मतदान हो जाने के बाद कोई एग्जिट पोल जो सबसे जमीनी हो, जो सबसे ऑथेंटिक हो, आप दोनों से के अलावा मैं किसी और से बात नहीं कर सकता था। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार में क्या है? क्या बिहार में बदलाव नाम की कोई चीज है? एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन की कोई लड़ाई है भी कि नहीं है? सीट वाइज बात करेंगे। शुरुआत करेंगे अभिषेक तिवारी जी से। और अभिषेक ने अपने यहाँ चैनल पर एक एग्जिट पोल कल किया, हम उसकी तस्वीर के साथ शुरू करेंगे। अभिषेक जी, आपकी ही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके ही नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि अपने दिखाए गए इस तस्वीर, इन आंकड़ों का संदर्भ सहित व्याख्या, याद है हम लोग पढ़ने में एग्जाम में आता था, संदर्भ सहित व्याख्या करिए। अभिषेक जी, ओवर टू यू प्लीज। सर, जो हमारा नंबर है वो 143 to 162 का था। कंजर्वेटिव नंबर लेके चलें, उसका कारण है दूध का जला छाछ फूक फूक के पीना चाहिए। तो और महागठबंधन 68 से 82 है। जनसुराज एक सीट पर तो आती हुई दिख रही थी और फिर भी हमने हिम्मत किया है कि एक से सीट जीत दे सके। हालांकि वो भी कोई अब गारंटी नहीं है। जेजेडी, क्योंकि कल देर रात तक वोटिंग होती रही। अब एग्जिट पोल तो हमने 6:35 पर दे दिया, वो दबाव था कि भाई सबसे पहले आपको देना है। जेजेडी जो तेज प्रताप यादव है, महुआ की सीट हमारे हिसाब से जीत रहे हैं। जब धीरेन्द्र पुंडीर सर, न्यूज पॉइंट इनका यूट्यूब चैनल है, आप लोग दर्शकों से भी निवेदन है कि द अभिषेक तिवारी शो को तो आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है और सर को इनको भी दीजिए। बहुत मेहनत किया है इन्होंने भी सर, और ग्राउंड पे जिस तरह से जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, बिल्कुल, तो माइक्रो एनालिसिस जो है वो धीरे धीरे हमारा कंफर्मेशन में बदलने लगा कि ये चुनाव में 3 मुद्दे अहम हो गए सर। अवनीश सर ध्यान से सुनिएगा और दर्शक भी ध्यान से सुने। 3 मुद्दे अहम हो गए। पहला, नीतीश कुमार, उनको हराना है और जिताना है, 2 चीज। तो क्या कोई मुद्दा था इनके पास? क्योंकि अगर आपको किसी को हराना है तो उसके लिए आपके पास मुद्दे होने चाहिए। यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस बार महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं था। दूसरा, चेहरा। नीतीश कुमार जी के चेहरे में स्टेबिलिटी थी, सस्टेनेबिलिटी थी और विश्वास था महिलाओं का। तेजस्वी यादव के चेहरे पर जो है उनके समर्थकों के द्वारा जो थोपा गया वो कट्टा था, गुंडई था, रंगदारी था और ये सोशल मीडिया पर खूब उन्हीं के समर्थकों के द्वारा प्रचारित हुआ कि हम सत्ता में आएंगे तो क्या। तो वापस वो इंपैक्ट आता है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तीसरा इंपॉर्टेंट चेहरा होता है। जब नीतीश जी के साथ मिलता है तो कहते हैं ना कि मैं तो शराब नहीं पीता लेकिन मेरे कुछ मित्र पीते हो, कहते हैं भाई रम और जिन और ये सब मिला के कॉकटेल जो बनता है वो ज्यादा डेडली होता है। तो ये अलग तरह का डेडली कॉकटेल बनता है महिलाओं के लिए, जो एकदम कंप्लीट स्विंग अराउंड हुआ। और कल की वोटिंग में भी साबित हुआ है सर, महिलाओं ने पुरुषों से फिर ज्यादा वोटिंग की और महिलाओं ने इतनी वोटिंग की कि धुआं धुआं हो गया सब कुछ। महिलाओं का वोट प्रतिशत मैं बताऊं, फीमेल रिप्रेजेंटेशन पहले फेज में 69% का वोटिंग हुआ था और मेल 61%। दूसरी तरफ फेज 2 में 74% और मेल 64%। अब कितने प्रतिशत लोग हम लोग महिलाओं से बात करके पहुंच पाए? हमने करहगर में प्रयास किया था तो 8 महिलाओं से मैंने बात की, 8 ने कहा नीतीश कुमार। पुरुषों में विवाद होता है, महिलाओं के मन में कोई विवाद नहीं था। इसी कारण से ये रिजल्ट सारे एग्जिट पोल, अगर आप मेरे एग्जिट पोल को भी देखेंगे तो 18 में से 12 एग्जिट पोल उसी तरफ जा रहे हैं जो हमारा एग्जिट पोल है। तो ये सार तो बता ही रहा है कि किधर जा रही है कहानी।
जी। बिल्कुल, किधर जा रही कहानी ये इशारा तो साफ है। आपने एकदम सही कहा कि लगभग जो एग्जिट पोल हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के, वो आप जैसी ही कहानी बता रहे हैं, आप जैसी। लेकिन कई बार क्या होता है कि सैंपल सर्वे करते हैं और दिल्ली में बैठे हुए, लुटियन जोन में बैठे हुए नंबर्स चिल्लाए जा रहे हैं। लेकिन चाहे आप हों चाहे पुंडेर साहब हों, दोनों लोगों ने बिहार को बड़ा थॉरली कवर किया है और एक-एक सीट पे कवर किया है। मैं पुंडेर साहब के पास चलूँगा ज़रा, इसका अब हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं और क्रॉस चेकिंग करते हैं। वो फैक्ट चेकर धोबी टाइप का घूमता है। तो हम लोग सत्य का परीक्षण करते हैं। पुंडेर साहब, सत्य के इस जी। परीक्षण में अभिषेक जी ने जो फिगर दिखाई है, ऑलमोस्ट सबके यही हैं। आपका क्या आकलन? देखिए, अभिषेक और मैंने चूंकि जब पूरा चुनाव प्रचार का अगले वोटिंग से पहले दिन, फर्स्ट फेज से पहले दिन बैठ के हम लोगों ने पूरा डिटेल के साथ चर्चा की, वो सब उस पर भी है, उपलब्ध भी है। और उस सब में हम लोगों का जो मेन चीज आ रहे थे, जो मुझे घुसते ही, चूंकि अभिषेक वहां के हैं, तो वहां की चीजों को, भाषा को, खाने को, संस्कार को, सबको मुझसे बेहतर तरीके से समझते होंगे। लेकिन एक बाहर से पूरे देश में 27 साल तक जमीन को घूमने के बाद एक नई हम लोग एक तरीका बना लेते हैं, अपना पैरामीटर बनता है, उसको हम लोग सुधारते भी हैं। तो मेरा सबसे पहला पैरामीटर था, जो मेरी इससे बात भी हुई अभिषेक जी से, हमने कहा कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो आज कल आप देख रहे होंगे सब एग्जिट पोल पर पहला वर्ड यही था कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जबकि ये तमाम जितने बड़े पत्रकार जो इंग्लिश लीडर्स और सब चीजें दिखती हैं, वो शुरुआत में ये कह रहे थे कि हेल्थ और तमाम चीजों को वो टो करने की कोशिश कर रहे थे आरजेडी के प्लान को। लेकिन ग्राउंड पर अगर आप जाते देखते हैं और आपको ये दिखता नहीं है कि 20 साल से एक आदमी लंगर डाल के बैठा है, तो ना तो उसके लंगर में जंग लगा और ना ही उसके जहाज में बैठने वाले लोगों को कोई ऊब महसूस हुई। इसका मतलब है कि सिर्फ सेल कर रहा है, वो सत्ता में बैठा है लेकिन सिर्फ सेल कर रहा है और वो आसानी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये पहली चीज थी। दूसरा, मुझे याद आता है कि ये 2005 से लगाई गई फसल है, क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 2005 में, जो दूसरी बार जब चुनाव हुआ, तो उसके बाद नीतीश कुमार से जो पत्रकारों ने सबसे पहला सवाल पूछा था प्राथमिकता का, तो उन्होंने 3 बार चिल्ला के कहा था सुशासन, सुशासन, सुशासन। ये 3 वर्ड इस्तेमाल किए थे और उसके बाद आप जानते हैं वो तीनों उनके नाम के साथ जुड़ गए, सुशासन बाबू। पिछली बार मैं देख रहा था कि हम लोग दिल्ली में बैठ के शायद उस तरह से आंक नहीं पाते, दफ्तरों को जाते नहीं है, बाहर से हमको जो पता चलता है वही बताते हैं। उनके दफ्तर में भी ये मोबिलिटी दिखती है, यानी नीतीश कुमार अपने आप को सर्च करते हैं, इवॉल्व करते हैं। हम लोग, चूंकि हमारी नजर में बिहार की तस्वीर एक ऐसे राज्य की है कि साहब वहां कुछ इस तरह का हो नहीं रहा, आज भी वो जड़भूत है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, पॉलिटिकली भी मैं उनके दफ्तर पर, ये मैंने स्टोरी सिर्फ दफ्तरों पे की थी। आपको एक बताऊं कि अभिषेक ने देखा होगा, मैं तीनों पार्टियों के दफ्तर पर पहले ही दिन पहुंचा था। मैंने सिर्फ पार्टी के दफ्तरों से दिखाना चाहा था कि 2020 और 2025 में क्या बदलता। मैंने देखा था, धन्यवाद बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि वो नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। इस बार वो नीतीश कुमार थे, यानी चेंज करता है और जो नेता अपने मतदाताओं की नब्ज समझता है। वो दूसरा कारण था महिलाओं का। अब सब लोग मानने लगे हैं, जबकि मैं ये मान रहा हूं कि 2010 से इस राज्य की तकदीर महिलाएं लिख रही हैं। उसमें वो डाटा उनको बताता है, डाटा ये बताता है। अब आप मैं हम लोग ये लोगों को ताकि समझ में आए, डाटा तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि हर चुनाव में हम लोग दे ही चुके, कई बार बात हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं अवनीश जी, 2010 के बाद से अब तक के चुनाव में आज भी यही ट्रेंड महिलाओं ने बरकरार रखा। यानी ये मान लीजिए कि बिहार भले ही औद्योगिकरण में किसी को रास्ता ना दिखा रहा हो, बिहार भले ही आपको जॉब्स पे या उस पर रास्ता ना दिखा रहा हो, लेकिन बिहार की महिलाएं उस अंधेरे में एक रोशनी का दिया बन के खड़ी हैं कि हाँ, हम लोग मजबूत होते हैं तो समाज कैसे बदलता है। आप ये सोचिए, इस बार भी उन्होंने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा। अभी तक का जो डाटा आया है उसमें वो दोनों का चुनाव आयोग ने दिया। तो अब आप इसमें अब इसको ग्राउंड पे जाते हैं, डाटा हटाते हैं। आप ये सोचिए कि सबसे बड़ी डिमांड अगर पूरे उसमें है बिहार में, तो नीतीश कुमार महिलाओं की सबसे पहली चॉइस है पॉलिटिकली। और आप जानते हैं, जब ये बात मैं कहता हूं तो उसके साथ एक और नाम जुड़ता है, जो नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी उसको सवाया नहीं कर रहे हैं, 2.25 कर रहे हैं।
यानी मतदाताओं के बीच में वो 1.25 नहीं, वो 2.25 कर रहे हैं। मैं महिला मतदाताओं की बात कर रहा हूं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जातीय वो तोड़ रहे हैं, जातीय पेरीमीटर तोड़ रहे हैं, जातीय दायरा का पार करके वो दूसरी जाति के महिलाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी आपके पास एक पार्टी के पास बेचने के लिए 2 बड़े प्रोडक्ट हैं जो छूट के साथ है, उपलब्ध है कि आप लीजिए, आपको 10,000 का वो भी मिलेगा, दूसरी तरफ आपको खाना मिलेगा, पूरा पैक मिलेगा, साथ के साथ आपको सिलेंडर मिलेगा, उज्ज्वला शौचालय, उज्ज्वला और शौचालय सब स्कीम मिलेंगी और ये मिल रही है। मतलब ये नहीं कि इसमें डिलीवरी हुआ है। अब उसके बाद हम दूसरी तरफ आते हैं। आप ये देखिए, तेजस्वी या तमाम जो नेता हैं, वो महिलाओं के स्वाभाविक नेता नहीं है। वो घोषणा करते हैं 30,000 की, तब जब 10,000 वहां डिलीवर्ड हो चुका और उनको समझ में आता है कि शायद ये बड़ा हो गया, वरना वो सिर्फ उन जो एक सड़क पर चलते हुए मुद्दे होते हैं, मैं कभी भी ये नहीं मानूंगा कि बेरोजगारी या युवाओं की समस्याएं कहीं मुद्दा नहीं होता, लेकिन आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो एक कैपिंग होती है, उसके केक के ऊपर आप देखते ना, इस कैपिंग उस तरह से सिर्फ मुद्दा है, वरना उनका जो बेस है वो जातिवाद और मुस्लिम समीकरण को जोड़ देने से है। उसमें आप ये देखिए, कहीं महिलाओं की गुंजाइश बनती है क्या? क्या आप ये मानते हैं उनकी रैलियों में आते हैं? मैं तो प्रियंका गांधी की रैली में सिर्फ इसलिए शामिल होने गया लखीसराय तक पटना से कि आखिर उनकी रैली में कितनी महिलाएं आती हैं, क्योंकि देखिए इस तरफ जब आप देखेंगे एनडीए की रैलियों में महिलाओं के पूरे अलग के अलग पूरा भरा हुआ था, पूरा आधा हिस्सा। उनके यहाँ कुछ जगह पर बैठी हुई महिलाएं दिखती हैं, कुछ वो प्रियंका गांधी की मैं स्पेशली गया था और आप जानते हैं मैंने जब उनसे माइक अड़ाए, जबकि उससे पहले वहां के जो दूसरे मतदाता थे, वो जो उनकी उदंडता होती है कि तू बीजेपी का होगा, तू बिका हुआ होगा, ये टाइप तो सब सुन चुका था मैं, और बीच में 1-2 स्थानीय गालियों को वो मुझे काटनी पड़ी बाद में, तो भैया इतना मत कीजिए। तो लेकिन उन सबके बीच में जो है महिलाओं से मैं बात कर रहा था, तो उनमें से ज्यादातर से मैंने पूछा आप किसको देखने आई हैं, तो प्रियंका गांधी को बताने वाली 1-2 महिलाएं थी, 1-2 महिलाएं है उसमें, मैंने डाला हुआ, मैं कोई काटता नहीं हूं। उसमें से वो 1-2 ने ये भी कहा कि वो तेजस्वी को शायद 1 या 2 ने, लेकिन आप जानते हैं वहां कई महिलाओं ने जो वहां बैठी हैं, उन्होंने कहा वो नीतीश कुमार को देखने आई हैं। अरे मैंने कहा कि रैली प्रियंका गांधी की, नीतीश कुमार यहाँ कहाँ आएगा? तो वो कह रही कि नहीं, हम लोग तो उसी को देखने आए हैं। तो आप ये सोचिए कि ये जो महिलाओं का वोट बैंक है, जो इस समय सबको लग रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और दूसरा क्या है कि आपने मुद्दे खत्म कर दिए। तो मैं आपको बता रहा था, माफ कीजिएगा, कि नीतीश कुमार और मोदी के सामने उनके पास इस इतने बड़े वोट बैंक के चंक को आकर्षित करने वाला कोई नेता नहीं। स्वाभाविक तौर पे चूंकि आप मेरे वोटर हैं, राज यादव हैं, तो आपकी फैमिली में जो वोटर है महिलाएं, वो मेरी मजबूरी, उनकी मजबूरी है कि मुझे चुने। वो अगर मुस्लिम है तो उन महिलाओं की, उन खातूनों की ये मजबूरी है कि साहब हमारे पति दे रहे, ये इनके दिमाग में माइंड सेट है और इसी पे चलता है। और वहां कितना खेल अंदर जाके हो जाता है बीप की आवाज के साथ, उनको बाहर कैसे पता चलेगा? या तो वो सोचेंगे कि ईवीएम में ऐसी बीप हो जाए, पता चल जाए कि बीजेपी को वोट गया तो भी लिख लें। तो वहां महिलाएं यही वोट चोरी दरअसल होती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये बड़ा एक चेंजेस था। दूसरा क्या कि आपने पानी, बिजली और जो सड़क है, ये मुद्दे पूरी तरह से आपने खत्म कर दिए। आरजेडी की दिक्कत ये है कि वो नया सोच नहीं पा रहे हैं। वो जो भी नया सोचते हैं उसमें उनके पिता की छाया झलक दिखाई देती है, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे से करते हैं। वैसे तो मैं वो उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी उन पर फेंके गए कोई भी औजार को वो हथियार में बदलते हैं और वापस कर देते हैं सूद समेत। ये मैंने देखा इस पूरे बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी अभिषेक जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। मैं एक चीज और, आप जो जोड़ना चाह रहे हैं उसको तो आप जोड़े ही, साथ में मैं एक सवाल और रख देता हूँ। ये वोट चोरी कहीं जमीन पर दिखाई दी, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि उल्टा भारी पड़ गई उनको? आप जो कहना चाहते थे नेचुरली, उसके बाद जरा इसको भी कवर करिएगा। नहीं, वोट चोरी दिखाई पड़ी है सर, वोट चोरी दिखाई पड़ी है, लेकिन ये वोट चोरी नीतीश जी के लिए है। पहली बार देखिए, ये बात बिल्कुल धीरेन्द्र सर जी ने सही कही है कि महिला वोटर रही हैं, लेकिन धीरेन्द्र सर, चूंकि मैं 2010 से बिहार को तो देख ही रहा हूं ना, कभी बिहार को मैंने मिस नहीं किया। इतना अग्रेसिव ढंग से नीतीश कुमार के लिए महिलाएं नहीं बोल रही थी। एक आपने मेरा वीडियो देखा होगा, संभवतः मैंने अमनीश सर को भेजा, तो पीछे हरा गमछा बांधे आरजेडी का मतलब आदमी खड़ा है और वहां पर वो कह रही है महिला बिना डरे कि हम तो नीतीश को वोट करेंगे। ये चेंज है सर, जो नीतीश कुमार ने महिलाओं को इतनी सबलता दे दी है, इतना अपलिफ्ट किया है कि अब वो आरजेडी के कार्यकर्ता के आंख में आंख मिला के बोले कि मैं नीतीश को वोट दूंगी, तुम क्या कर लोगे?
ये एक चेंज है। तो जब आरजेडी के कैडर के द्वारा इस तरह के वीडियोस वायरल होने लगे ना कि उठा ले वो कट्टा से रे, घरा से रे, रंगदार बनेंगे, और ये पूरे सोशल मीडिया पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे खूब वायरल हुए, तब महिलाओं ने कहा कि नहीं, किसी भी कीमत पे ये रिजल्ट वो नहीं होना चाहिए। और इसलिए आपको महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी अधिक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने घर से निकल के मेक श्योर किया हर सीट पे कि नहीं। और यही एक कैलकुलेशन है जहां पर हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। दूसरा जो आपने कहा कि वोट चोरी हुआ है कि नहीं, मैं मानता हूं कि सर कोई दुश्मन ही करता है, अपने दोस्त तो ऐसा काम करते नहीं है सर। ठीक मतदान से एक दिन पहले जो राहुल गांधी ने किया, वो तेजस्वी यादव का सही मित्र नहीं हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि उनके मन में हो कि जब तक तेजस्वी हारेगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, तब तक यहां बिहार में कांग्रेस रिवाइव नहीं होगी। यही दो कारण हो सकते हैं सर। ये मैं मानता हूं कि ये वही काम हुआ जो संजय राउत ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया। ऐसे कौन करता है सर? अपने ही पार्टी की छवि, अलायंस की छवि पूरी तरह से ध्वस्त। ये चुनाव तेजस्वी यादव का था, और तेजस्वी यादव के फ्रेम पे चुनाव ना होकर के वोट चोरी पे हुआ। और बिहार में और पूर्वांचल में तुम वोट चोरी का इल्जाम लगा दोगे। यहां का मैं बार बार कहता हूं, सबसे बड़ा चुनाव प्रधानी का चुनाव होता है। आपको राजनीति समझनी है तो बिहार और पूर्वांचल की समझिए। यहां प्रधानी के चुनाव में 1-1 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। एक कहानी बता देता हूं, करहगर विधानसभा की बात है। 2 भाई खड़े हुए, हर घर को एक आदमी स्प्लेंडर प्लस दे रहा था, और दूसरा भाई टीवीएस का स्कूटी जुपिटर दे रहा था महिला को। और 2 अलग अलग पंचायत की बात हुई, और दोनों अपना अपना पंचायत चुनाव जीत गए। जिसने स्कूटी दिया उसके घर की महिलाओं ने वोट कर दिया, और जिसने स्प्लेंडर प्लस दिया वो तो इतना महंगा चुनाव हो गया। अच्छा, वो टारगेट में किए हुआ था कि कौन कौन हमें वोट कर सकता है, उनको स्प्लेंडर मिला। कौन कौन हमारी तरफ आ सकता है, वहां वोट चोरी आप कर लीजिएगा, संभव है। तो ये लोग वैसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में कभी भारत के इलेक्शन को समझा नहीं। और राहुल गांधी की गलती भी नहीं है, उनका तो नॉमिनेशन फॉर्म तक चमचे वमचे फुलफिल कर देते हैं। तो ये स्थिति है। ऐसे में अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात धीरेन्द्र सर ने, चूंकि इतना इस बार अपना मेन चैनल छोड़ करके यूट्यूब चैनल खोलने के बाद जो रिस्क में इतना घूमे हैं ये बिहार को, मुझसे कहीं ज्यादा मैं कहता हूं गर्व है मुझे कि इन्होंने बिहार पे आकर के मुझे कहा कि अभिषेक, तेरे स्टेट की सड़कें बड़ी अच्छी हो गई। उन्होंने मेरे उनके चैनल पर ये एपिसोड पढ़ा होगा। सच बताऊं, एक बिहारी के नाते मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये बात मैं बोलता तो लोग कहते अपने स्टेट की प्रशंसा ये स्वयं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं, आप सोचिए, मैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, और जब भी मतलब हमारे यहाँ तो घर घर में रिश्ते और नाते हैं, तो हमें भी फीडबैक है यूपी के मुकाबले। मैं यूपी वाला कह रहा हूँ, यूपी के मुकाबले बिहार के खास तौर से ग्रामीण सड़कें, वो कोई मुकाबला नहीं है साहब जी। बहुत बहुत मेहनत हुआ है। तो ये जो गांव-गांव तक सड़कों का जाल बना दिया नीतीश ने ना, तो अब तेजस्वी के पास मुद्दा क्या बनता है? क्या वो शिक्षा में नीतीश कुमार के आगे टिकेंगे? अच्छा, वामपंथी यूट्यूबर्स जिनको उतारा गया, उनको बिहार के बारे में आइडिया नहीं है सर। वो दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल का बेड खराब है। आप 100 हॉस्पिटल में जाएंगे, 10-15 सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? दवा और डॉक्टर दोनों मौजूद है, जो कि आरजेडी के समय होता ही नहीं था। लेकिन इसमें एक कॉकटेल है, एक कॉकटेल है जो मोदी फैक्टर का है। जन औषधि योजना, कभी जाके गरीबों से पूछा है कि 400 रुपए की दवा 10 रुपए में उसे जो मिलने लगी है जन औषधि केंद्र से, वो मोदी जी को कैसे देखता है? कभी पूछा भी है गरीबों से कि जो तुमको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान कार्ड के नाम पे मोदी जी ने दे दिया, उसका प्रभाव उसके जीवन पे क्या पड़ा है? ये पूछना ही नहीं है। आप वहां भी उससे जाके पूछ रहे हैं। मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, क्या कहना है आपको? गरीबों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? अरे तुम्हारे मन में वो अत्याचार है, यहां तो पूरी की पूरी सरकार गरीबों की है, जिनको आज तक तुम लोगों ने जिनसे वोट मांगा और उनको अनटचेबल रखा है। सॉरी, आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, बट कांग्रेस मेड श्योर के गरीबों का वोट तो लो, लेकिन उनको छुओ मत, उनको कभी अपलिफ्ट मत करो। मोदी सरकार ने काम किया है, नीतीश ने किया, और इस वजह से आपको एग्जिट पोल ऐसा दिख रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, हम तीनों जयपुर में आयोजन में थे और अंतिम समापन सत्र शत्रुबोध शत्रुनाश, मैंने बोलते हुए कहा, हमने कहा इस देश में अलग-अलग शत्रुओं की हमें बोधता हो गई है और शत्रु सामने खड़ा है। कोई हमारा सामाजिक शत्रु है, कोई हमारा धार्मिक शत्रु है, कोई हमारा भोजन संस्कृति पर शत्रु है, कोई वस्त्र संस्कृति का शत्रु है, और राजनीतिक शत्रु अगर है तो कांग्रेस है। और साफ तौर पर अब हम सबको ये मान लेना चाहिए साहब कि कांग्रेस इस देश में विपक्ष नहीं है। कांग्रेस इस देश की राजनैतिक शत्रु है। और इसलिए हमें गर्व होता है एक नागरिक के तौर पर, अभिषेक जी, पुंडीर सर, कि हम लोग अपनी 2 उँगलियों से 2014 से अपने इस राजनैतिक शत्रु का, हम करोड़ों-करोड़ों मतदाता इसका नाश कर रहे हैं। इतनी बोध तो हमें है। पुंडीर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। और दर्शकों, न्यूज़ पॉइंट जो पुंडीर साहब का अपना चैनल है, आप सोचें दशकों की पत्रकारिता और उसके बाद राष्ट्र प्रथम के भाव से एक प्रकल्प की शुरुआत करना और नौकरी को छोड़ देना, ये छोटी सी बात नहीं है साहब। इसलिए हम सबका प्रण है। दर्शकों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पुंडीर साहब के चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में बिल्कुल स्पीड लगा दीजिए। जरा प्रारब्ध के सब्सक्रिप्शन को बढ़वाना थोड़ी देर के लिए पहले मत कहिए, लेकिन न्यूज पॉइंट पुंडीर साहब के चैनल को जल्द से जल्द 1 लाख होना है, ताकि हमारी तमाम गिलहरियां, जैसे हम हैं, अभिषेक तिवारी जी हैं, तमाम ऐसे राष्ट्रवादी हैं प्लेटफॉर्म, वो आगे बढ़े। पुंडीर साहब, मैं आता हूं आपके पास। जी, सर, धन्यवाद। पहले आप दोनों का, दोनों अनुजों की तरह जो सहयोग है उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आप तमाम लोग। जी सर। जी। हम करेंगे साथी। नहीं सर, ये हम तो बात मैंने कामरेडों अपने चैनल पर बोली थी परसों भी कि हाँ, करेज मैं देख चाहिए। रहा हूँ, मैंने अभिषेक को लगातार मैं देख रहा हूँ कि अब मेरे से ज्यादा आप दोनों ने जिस तरह से ये किया, मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका सवाल। बिल्कुल साहब। सवाल क्या, अब तो बातचीत करते हैं। कितना जरूरी था बिहार में इस सरकार का वापस होना, डबल इंजन का वापस होना? बड़ा स्ट्रेट मैं पूछता हूँ आपसे, क्योंकि हमने देखिए, उम्र का वो मामला है कि हमने वो दौर भी देखा है, लालू वाला जंगल राज भी देखा है। हमने ये भी देखा है कि हमारी उम्र के लोग आज जो बिहार के हमारे भाई हैं, उन्होंने अपने सरनेम लगाने छोड़ दिए थे। जैसे अवनीश शर्मा तो अवनीश गायब, अवनीश रंजन, देव, इस तरह के नाम आपको तमाम मिलेंगे, कुमार अवनीश, इस तरह के नाम मिलेंगे। इसका एक लंबा खूनी इतिहास रहा है। बिहार का ये चुनाव और सरकार की वापसी कितना महत्वपूर्ण थी, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं पूरे देश के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने विनाशकारी प्रयोगशाला बनाने का प्रयास किया था बिहार चुनाव। देखिए, मैं बहुत सारी चीजें इसलिए दर्शकों के साथ और आप लोगों के साथ जब शेयर करता हूं ताकि इतिहास का हल्का सा टच रहे, क्योंकि हम लोगों ने तो उस दौर को जिया है, हम लोगों ने तो उसको रिपोर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को उस चीज की मालूम होना चाहिए। दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग सी दौर की बात मैं आपको बताता हूं। जब वो सबसे पहले आए, अभयानंद को एडीजी थे उस समय, उनको लाया गया। अब चूंकि कहां आगे जाएगा और जरूरी क्यों है, उसके लिए छोटा सा मैं आपका 1 मिनट लूंगा तमाम दर्शकों को, ताकि उनको ये समझ में आए कि अचानक हुआ क्या था। आरसीपी सिंह को प्रमुख सचिव बनाया। उस समय बहुत वो रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये शायद उनका नाम था, रामचंद्र कुमार सिंह, वो उनको प्रमुख सचिव बनाया गया। अभयानंद को वो लाए और अमानतुल्ला वो जो थे उनको भी एक लाया गया उसमें। इन सबको लाने के बाद उस वक्त सबसे बड़ी, जानते हैं, आपको हैरानी होगी कि कई पुलिस अधिकारी अगर माफियाओं के यहां जाते थे तो आपको मालूम है वो जूते उतार के अंदर घुसते थे उसके सामने। तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई आदमी इज्जत करता कानून की। इसके बाद आपको मालूम है, जब पहली बार ये खुद उन्होंने बताया अपनी किताब जर्नी में कि उन्होंने कहा कि फला कोई केस हुआ, तो वो जानने के लिए उन्होंने कहा कि जरा उससे मिला दीजिए, अधिकारी से बात कराइए। आप जानते हैं किससे फोन लगाया गया? उधर लाइन पे एसओ था, एसओ थानेदार, हमारे यहाँ एसओ कहा जाता है, उनका एसएचओ जैसे आप लोग सुनते हैं। तो उसने कहा कि वो, उन्होंने पूछा कौन है, तो वो डर गया। उसने कहा कि मैं एसएचओ। तो उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने रख के पूछा कि भाई मैंने तुमसे कहा अधिकारी से फोन लगाना चाहिए। उससे पहली सरकार डायरेक्ट एसओ को ऑर्डर दिया करती थी, एसपी थे ही नहीं। तो ये सारी चीज से आप बिहार को कहां निकाल के लाए हैं? आप सोच के देखिए कि 54,000 मुकदमे पहले 5 सालों में उनमें बाकायदा कन्विक्शन हुआ था। मैं ये डाटा बता रहा हूं लोगों को ताकि उनके जहन खुल सके, वरना वहां चार्जशीट फाइल नहीं होती थी, थानों में कुछ नहीं हो रहा था।
वहां उसके बाद ये सब जी। चीजें आई, तो पहले लॉ एंड ऑर्डर का प्रभुनाथ सिंह, साधु यादव, ये तमाम लोग अलग अलग अपनी पार्टी का, सुनील पांडे अच्छे से जानते हैं, अभिषेक जी दर्शक तो शायद उस तरह नहीं जानते होंगे, सबसे करीब वो माना गया कि साहब वो है, उसने उस डॉक्टर का अपहरण किया था जिसको 50 लाख की विरोधी दे के छुड़वाना पड़ा था, उसको उनकी पार्टी में विधायक, और उसको तुरंत अरेस्ट करा दिया। तो ये चीजें थी जिन्होंने लोगों में एक यकीन दिलाया कि बिहार ये कर सकता है। बिहार को करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है अवनीश जी कि बिहार एक ऐसा स्टेट है, जब तक वो आर्थिक ईंधन नहीं देगा हिंदुस्तान की प्रगति में, तब तक इसका घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा पूरी तेज। क्योंकि आप ये सोचिए, जो सबसे ताकतवर राज्य, और आप ये सोचिए 2500 साल पुरानी गुफा देखने जाते हैं और आपके दांतों के तले उंगली अपने आप आ जाती है, कितनी खूबसूरत कटिंग कैसे हो सकती है। पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी देने वाला, वहां जब आप जाते हैं तो वैशाली में लिखा हुआ है वहीं से बाहर से कि दुनिया का प्रथम गणराज्य, पूरी दुनिया को ये डेमोक्रेसी देने वाला, जैसे वो रास्ता भूल गया था। एक ऐसे लोगों को जिनको यकीन दिलाना पड़ता हो कि आप चल सकते हैं, लेटे हुए कई सालों से लेटे हुए आदमी को जिसके घुटनों में तोड़ दिया गया वो लगा, उसको ये कहना कि नहीं तुम चल सकते हो, तुम्हारी आंखों में सपना उग सकता है, उस स्टेट के लिए बहुत बड़ा काम नीतीश कुमार ने किया। मैं कहूंगा अब क्या है, अब आप देखेंगे कि खूबसूरत सड़कें बन गई, बिजली वहां आ गई, बहुत ही 20-22 घंटे वहां बिजली दिख रही थी। मैं तो बल्कि यहाँ मुझे डर है अभी कहीं कट ना जाए, क्योंकि आज भी कई बार कटा, हालांकि यूपी में भी बहुत शानदार हो गया है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आज की स्थिति में। लेकिन उसके बाद जब हम आगे जाते हैं, पानी आपके पास नेचुरल है क्योंकि बिहार है, तो आपको जो ग्राउंड चाहिए थी, सड़क आपकी बन गई, सिक्योरिटी आपके पास है, और बशर्ते आपने एक व्यवस्था क्रिएट कर दी। इस वक्त बिहार का लॉन्चिंग पैड है। मैं ये मानता हूं कि बिहार लॉन्चिंग पैड पे बैठा है। अब इसकी एनर्जी निकल के राष्ट्र की एनर्जी के साथ सिनर्जी होनी है, उसकी सिनर्जी हमको दिख सकती है। लेकिन मैं आज ही सुबह जब मैं सुबह घूमता हूं तो वहां मेरे एक सहयोगी जो बहुत लंबे समय से जर्नलिस्ट हमारे साथी थे, वो ये पूछ रहे थे, मैंने कहा ये इसलिए जरूरी है इस वक्त कि वापस भले ही ना लौटे बिहार, देखिए अब बिहार उस दौर में नहीं लौट पाएगा चाहे वो कितनी भी कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन अगर बिहार को आगे रास्ते पे जाना है तो रोक तो सकता है ना, वो जो आएगा अगर कोई अपने जातीय आधार पे वो रोक सकता है। लेकिन अब आज की डेट में मोकामा और बेगूसराय ये बताएंगे, जिस इलाके का नाम अभी भी हम देख रहे हैं वहां डॉन अभी भी दिखता है, और दिखता भी है, दिखता ही नहीं वो टीवी पर भी दिखता है, लेकिन फिर भी वहां सबसे पहली फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहां लग रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री। इसका मतलब है कि उनका दखल कम हो गया। अवनीश आपको याद होगा, आप अच्छे से बता पाएंगे कि जो नोएडा और तमाम जगह थी, याद होगा आपको महेंद्र भाटी, फला भाटी, तमाम चीजें, फिर आगे डॉन, और फिर यहाँ ओमकारा के वो कैरेक्टर महेंद्र फौजी, सतवीर गुर्जर, यानी एनसीआर में जिस समय गुड़गांव लॉन्च हो रहा था, गुड़गांव में जब बड़े बड़े मॉल खुल रहे थे, उस वक्त यूपी में यहाँ वसूली चल रही थी। अब आज देखिए कि एनसीआर में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ। पंडित साहब, मैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, गोरखपुर एरिया, आप सोचिए जरा ये माफियागिरी, तो वो तमाम दौर से उत्तर प्रदेश भी बाहर निकला है और बिहार वैज्ञान नहीं लगाना चाहता। मैं बीच में रोकूंगा आपको, एक बड़ा अच्छा आपने कहा है, आपको मालूम है वहां रेडिसन होटल के सामने एक मूर्ति लगे हुए, पोस्टर लगा हुआ, आप बता सकते हैं क्या है? मैं बताता हूँ आपको अगर मतलब ये इस देश की राजनीति का वो है, उस पर लिखा हुआ है जो मशहूर माफिया डॉन में से एक था वीरेंद्र प्रताप शाही, उसका उद्घाटन उस देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किया हुआ है। वो अभी भी है, वहां मौजूद है साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मोदीपुर चौराहे पे है। और अब सटीक अंक गणित पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 14 तारीख को हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है पंडित साहब, अभिषेक जानते होंगे, नाउ नाउ, और यहाँ मैं कोई जातिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये व्यवसाय है, तो कह रहे नाई भाई कितने बाल, बोले वो सामने ही आ रहा है, तो 14 तारीख को आ रहा है वो सामने। अब चलते चलते जरा सा आप दोनों से नंबर, अभिषेक जी ने तो अपना नंबर 145 वो कह रहे हैं, बड़ा शर्मा के किया है, बड़ा रोक के किया है। पंडित साहब आपका नंबर क्या है 145 के मुकाबले? देखिए मैं एक चीज बहुत कहूंगा, क्योंकि अभी मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं, अब ये ना कह दीजिएगा मैं नंबर चक्कर में नहीं, मैं निकलवाऊंगा जरूर संख्या वाला है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 122 एक ऐसा नंबर है जिसके बाद आने वाला हर नंबर बोनस है।
तो बीजेपी 100% दोनों पार्टियां 122 नहीं है, उससे इतनी ज्यादा वोटों के साथ आ रही है कि किसी को कोई सवाल करना नहीं पड़ेगा कौन मंत्री बनेगा। इस बात पे कोई किसी भी पार्टी का मैं देखता हूं कि जब एक नंबर आ जाता है तो आपको चलाने में आसानी हो जाती है, तो वो मुझे लगता है वो नंबर इस पार्टी के पास है और ये बड़ी आसानी से। और चूंकि हम लोग और अभिषेक ये बात भी कर रहे हैं, भले ही उन्होंने बहुत रिस्ट्रेन दिया हो, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये दोबारा से 2010 के साइन पर है। अब आप उसको कहां ले जा सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन 2010 का साइन 206 तक ले गया था उस पार्टी गठबंधन को, तो ये उस ट्रैक पे है, ऐसा हम लोगों का मानना है। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर जनता है, हम लोगों ने बहुत बार जनता का बहुत सामने चौंका देती है, वो तो कोई बात नहीं। मुझे याद है बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव, हम लोग दिल्ली के नोएडा स्टूडियो में बैठे हुए थे और अचानक जो है 11 साढ़े 11 बजे हम लोगों ने निर्णय लेके अब निकल लो यहाँ से, सरक लो, तो ऐसा भी हुआ है। खैर अभिषेक जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, क्योंकि संख्या आपकी 145 तो जाहिर है, लेकिन उस नंबर्स के अलावा कुछ 2020 में सर मैं वन ऑफ द इकलौता था जिसने 132 का नंबर एनडीए को दिया था और 128 आए थे, तो मैं ऐसा मानता नहीं कि ये चुनाव कहीं और जा रहा है। मैं इस बार ये भी जो लोग कह रहे हैं कि 2 बार से एग्जिट पोल पकड़ नहीं पाए, ये गलत बात है। 2010 में चूंकि लालू यादव जी रेल मंत्री थे और उस वक्त भी एक पूर्वाग्रह था कि नीतीश और बीजेपी ने किया है, और वो जो सर वो लॉबी है ना, वो सोच ही नहीं सकती कि बीजेपी जीत सकती, उनके साथ वो प्रॉब्लम है। वो सामने से देख रहे, राइटिंग ऑन द वॉल है कि बीजेपी जीत रहे, फिर भी उसमें वो पढ़ लेते हैं बीजेपी हार रही है। वो दिक्कत यहां पर है। मैं नहीं मानता कि इस बार कोई एग्जिट पोल फ्लॉप होने वाला है। ये जितने 18 के 18 एग्जिट पोल है सब सही साबित होंगे, क्योंकि सबका ये कहना जरूर है कि भाई हमारा मिनिमम लिमिट है, अंडर करेंट है, अपर लिमिट कहां जाएगा। और मैं तो पिछले 3 महीने से आपके चैनल पर ये बात कह रहा हूं, अपने चैनल पे कह रहा हूं कि हम एक लिमिट नीचे का तो समझ सकते हैं। 10 लोगों की टीम है, छोटी सी टीम है हम लोगों की सर, कहां हम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन जो पुनरावृत्ति है, जो धीरेन्द्र सर भी घूम के आए, बोले 10 का वोट दिख रहा है, अग्रेशन वो होता हुआ दिख रहा है सर। चलिए साहब, ये होता हुआ दिख रहा है। अभिषेक जी ने कहा कि 18 के 18 एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित होने वाले हैं, तो नहीं साहब, 19 के 19 एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित होने वाले हैं, और 19वां उसमें से प्रारब्ध का भी एग्जिट पोल है, इसलिए 18 नहीं, अब ये संख्या 19 है। 14 तारीख को पता चलेगा कि क्या हुआ हमारे एग्जिट पोल के साथ। तो हे बिहार, आपको बहुत बहुत प्रणाम, और आगे कभी चर्चा करेंगे आराम से रिजल्ट आने के बाद। ये विश्वास है, भरोसा है हमारे बिहार की मतदाताओं पर कि बिहार ने भारत के लिए क्या किया है इस विधानसभा चुनाव में, इस तरह का मैंडेट देके। ये हम अभी से कह रहे हैं। पुण्य साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर चलते चलते अभिषेक तिवारी शो को आप लगातार स्नेह देते हैं, प्रारब्ध के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं 2 बार हाथ जोड़ रहा हूं धीरेन्द्र पुंडीर सर के चैनल न्यूज पॉइंट के लिए, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख भी रहे हैं। अगर आप न्यूज पॉइंट जो पुंडीर साहब के नाम के आगे लिखा है, अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब इतनी कृपा रखेगा कि आपको चैनल का दीदार हो जाएगा, चैनल के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। 1 लाख की संख्या जितनी जल्दी पूरी कराएंगे, लड्डू मैं खिलाऊंगा, मतलब मैं खाते हुए एक वीडियो मैं भी डबल लड्डू होगा, भी लड्डू होगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी उन लोगों को लड्डू खिलाऊंगा, ये मेरा मानना है। मैं भी लड्डू दूंगा। हाँ बिल्कुल, हम तीनों मिलकर लड्डू खाते हुए दिखेंगे अपने अपने वीडियो पे। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज का ये एग्जिट पोल बिहार विधानसभा चुनाव का आप समाप्त करते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।